प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सदर रियासत और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर करण सिंह ने किया रणवीरेश्वर मंदिर का दौरा और स्थिति का लिया जायजा। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अजीत सिंह के नेतृत्व में कई मुद्दों को उजागर करते हुए किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। स्मार्ट मीटर को लेकर करण बाग में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। चेतावनी भरे स्वर में 2 दिनों का दिया इस पर गौर करने का समय। वक्फ बोर्ड द्वारा लाल चौक में लगभग 7 दुकानों को किया गया सील और दुकानदारों ने किया रोष व्यक्त। अब समाचार विस्तार से। सदर रियासत राज्यसभा सदस्य और धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू और कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर करण सिंह ने आज जम्मू के प्रसिद्ध रणवीरेश्वर मंदिर परेड का दौरा किया और कहा कि जल्द ही इसकी मुरम्मत का काम किया जाएगा और ये मंदिर भक्तों के लिए पुनः खोला जाएगा। थोड़ा पीछे रखो भैया। डॉक्टर करण सिंह जो हैं इस वक्त रणवीरेश्वर मंदिर में माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम देव देव। यहाँ पर मुझे स्थिति का नहीं टूटी। ये चारों बंदे जो यहाँ हैं पूरे ठीक हैं और अंदर तो ठीक ही है और किसी को लगी नहीं जी। ये नंदी जी हमारे जो मैं लाया था बहुत वर्ष पहले, एक एग्जीबिशन हुई थी दिल्ली में कर्नाटक की, वहाँ मैंने ये देखा नंदी। मैंने कहा ये चाहिए क्योंकि हमारा इतने विशाल शिव जी हैं, मंदिर नंदी भी बड़े चाहिए। इसी मैं यहाँ ले आके, मुझे याद नहीं है कौन से डेट पे हुआ, लेकिन 30-35 साल तो हो ही गए होंगे कम से कम। उन्होंने सारा ले लिया। देखिए अजीब बात है, जब हमला हुआ रघुनाथ मंदिर पर तो हनुमान जी ने सारा ली, गोलियां खा ली जी, रामचंद्र जी को कुछ होने नहीं दिया। बिल्कुल। यहाँ भी नंदी जी ने सारा भार ले लिया, शिव जी को होने नहीं दिया। बिल्कुल। लेकिन है बड़ा दुखद दिया, हम इसको करवा रहे हैं ठीक, और इसकी मुरम्मत पहले तो ये सारा मलबा उठाना है और फिर उसके बाद फिर इसको देखेंगे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और कोशिश भी करूँगा कोई नंदी अच्छा सा और मिल जाए। जो हमारा ये प्राचीन मंदिर है ये सुरक्षित है श्रद्धालुओं के लिए? हाँ सुविधा है, लेकिन हमें को अभी ऐसा है ना, इसके बाद कुछ हमें शायद CPWD से या आर्कियोलॉजी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। I approached divisional commissioner yesterday for CPWD assistant। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम ऐसी बात भगवान ना करे हो जाए, अंदर यात्री हो, तो हमें जब सर्टिफिकेट मिलेगा कि सुरक्षित है तो हम आ लेंगे। तो उसके बाद ही जो है मंदिर श्रद्धालुओं के लिए उसके खोला बाद जाएगा। श्रद्धालु इतनी देर में ये भी तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि रास्ता तो यही है श्रद्धालु आने का। पिछले रास्ते से तो मैं वो तो पूरा रास्ता है नहीं। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह सहित कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जम्मू में चल रहे ट्रांसपोर्टर संबंधित कई ज्वलंत मुद्दों को उजागर किया और सरकार से ई चालान को लेकर इस पर गंभीरता से विचार करने की भी अपील की। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਲ ਜੇ&ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, 8-9 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਦਿਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 9 ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-3-4 ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਬੈਨ ਆਫ ਇਲੀਗਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ ਸਟੈਂਡ ਬਣੇ ਮਗਰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮਾਰਟ ਈ ਬੱਸਿਸ। ਹੁਣ ਈ ਬੱਸਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਈ ਬੱਸਿਸ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੰਗਰੀ ਰੂਟ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੰਗਰੀ ਰੂਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਾਡੋਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੇ ਮੈਟਾਡੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਸਿਸ ਜਾ रही हैं। वो ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे प्रशासन नाल बैठ के। स्मार्ट मीटर्स को लेकर करणबाग के लोगों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया और कई घंटों तक सड़क को भी अवरुद्ध किया। स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोगों में आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी के चलते आज पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर अपनी नाराजगी को प्रकट किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार को इस पर विचार करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सारे ने इत्थे जो शमूलियत की है और सारे का बहुत बहुत धन्यवाद है। पर मैं धरना चुक नहीं रहा, मैं चुकांगा ताकि तुसी सारे जस करोगे। गल सुनिया करो साड़ी उत्थे गल हुई है सीम साहब नाल, वो ये गल कह रहे हैं ये मैनू तुसी टाइम दिओ। और उत्थे साढ़े 3-4 वीर भी बैठे ने, उन्होंने कहा जेकर अज साढ़े को टाइम लै रहे हैं 24 घंटे का टाइम लै रहे हैं, 24 घंटे के बाद मैं उत्थे गल भी कही है कि बनना कुछ नहीं है। फिर भी असीं हुण 24 घंटे टाइम तां देंगे जे तुसीं एग्री होवोगे। 24 घंटे के बाद तेरे मेरी गल 24 घंटे के बाद जे तुसीं असीं 24 घंटे बाद जे सानू कोई रिपोर्ट मिलती है, पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है कि ठीक है जी मीटर नहीं लगणगे तो वैल एंड गुड। जे सानू रिपोर्ट मिलती है नैगेटिव तो मीटर लगणगे। फिर मैं तुहानू ये गल कह दिया सारे सामने, मेरे सचिव साहब ये गल कह रहे हैं, मैं इस चौक ते खड़ा होकर तुहाडे सामने आत्महत्या करांगा। फिर अगली गल करांगा तुहाडे नाल। मेरी गल बिल्कुल नहीं मेरी गल सुन लो। क्यों कि असी इन्हां कोलों वार-वार ये आश्वासन नहीं लेना चाहते, 10 आश्वासन दे रहे जी नहीं लगणगे जी नहीं लगणगे, पर नहीं सानू रिटर्न देणगे कि ठीक है जी तुहाडे मीटर नहीं लगणगे। ठीक है, एक खाली 73 नंबर वार्ड की गल नहीं है। मैं इन्होंने फिर कहना चाहता मीटर जो मीटर लगा रहे हैं जो भी ठेकेदार है, साढ़े करणबाग के अंदर मीटर लगे ने, महाकाली नगर के अंदर मीटर लगे ने, आजाद नगर मीटर लगे ने, पहले नहीं विक्रम नगर मीटर लगे ने। और इन्होंने पहले उतारिया जाए जे सुन आश्वासन देणगे कोई गल नहीं, तुसीं साडे नाल हो, असीं तुहाडे नाल आ, असीं मर मिटण नूं तैयार आ, कोई ऐसी गल नहीं है। चलो असीं इन्हां दी गल सुन लेने आ। 2 दिन अज का दिन एक तो कल का दिन है, परसों सानू ये कोई आश्वासन देंगे मैं जांगे नाल। एक्शन साहब आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं असीं गल करांगे। अस उन्होंने को 2 गल्लां पुछनियां यस या नो। जे क्या जी लगणगे मीटर तो फिर मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़ के बेनती करांगा कि जिसले तुहानू कोई मैसेज मिलता फिर असीं इस तरह प्रोटेस्ट नहीं करांगे। फिर असीं किस तरह करना, हर गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद लॉसमेंट करके इत्थे टेंट लगा के लंगर का इंतजाम करके दरिया का इंतजाम करके जिस दिल्ली जो है असीं उस तरह करांगे। असीं ताला नहीं चुकांगे जितनी देर पूरे जम्मू कश्मीर दे विच मीटर हटाणगे नहीं। कश्मीर दे विच मीटर कोई नहीं लग्या। असां नूं ये गल कही है कि तुसीं 1 नंबर तो शुरू करो,
1 नंबर ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਨੰਬਰ ਤੱਕ 72 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ 73 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ 72 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। कम से कम 1 नंबर तो 72 नंबर तो 6 मिनट तो लगेंगे। 6 मिनट थोड़ी राहत मिल जाएगी और 6 मिनट थोड़ा पता लग जाएगा कि मीटर की किराया कितना हो रहा है। खराब नहीं होनी चाहिए। फिर भी इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। इतनी बात करने के बावजूद भी इन्होंने कभी माकर नगर में, कभी आजाद नगर में, कभी बोरकिया में मीटर लगाना शुरू कर दिया। फिर सारा इधर लास्ट जब हमारा प्रदर्शन हुआ, लास्ट प्रदर्शन करने के बाद इन्होंने यहाँ बोला हमारे को साहब ने बोला कि आपके इस इलाके में मीटर नहीं लगना। आज बोला 2 दिन के बाद फिर मीटर बोर्ड के लगाना शुरू कर दिए। फिर आपको ये दिलासा दिया जाता है, उसके बाद भी स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं, कारण क्या रह सकता है? बातचीत कारण ये है कि जनता बोलती है और जनता क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि सुबह जब ये आते हैं 10-11 बजे घर में कोई जेंट्स कोई होता नहीं है। जब रात को आएंगे लेडीज इन्होंने लेडीज पुलिस साथ में रखी हुई है और कम से कम 8-10 आदमी पुलिस वाले साथ में रखे हुए हैं। हर आदमी अपनी इज्जत को डरता है। तो बोलता दफा मारा गोली किसी से क्या लेना, बोलेंगे तो ये देखना इधर लेडीज कैसे उसको उठा के ले जा रहे थे। जब स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं तब नहीं लगने देने चाहिए ना। नहीं हमने नहीं लगना, हमने इसलिए बोल रहे नहीं, हमने नहीं लगने दी। कल तोड़ दिए उन्होंने और कम से कम 25-30 मीटर खंभे को पोल के ऊपर लगे थे वो तोड़ दिए। 100 मीटर नीचे पड़ा था वो वहाँ तोड़ दिए। अब इनको हमने ये बोल दिया कि अगर जो लगे हैं, चाहे महाकाली नगर में लगे हैं, चाहे याद नगर में लगे हैं, चाहे करम बाग के अंदर लगे हैं, उनको पहले हटाइए। उनको हटाने के बाद हमें एक आश्वासन दो, रिटर्न में दो। वक्फ बोर्ड द्वारा कल रात श्रीनगर के बटशाह चौक पर कथित तौर पर कम से कम 7 दुकानों को किराए के मुद्दे पर सील कर दिया गया, जिससे क्षेत्र के अन्य दुकानदारों को अपने समर्थकों के समर्थन में रैली निकालने के लिए अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। एक दुकानदार ने कहा कि उन्हें कोई पूर्व नोटिस जारी नहीं किया गया था और कहा कि अदालत की ओर से दुकानों को सील करने का भी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। एक अन्य दुकानदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष दुकानदारों द्वारा सुझाई गई किराए की राशि को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं है और हमारी दुकानें सील करने से पहले संबंधित पुलिस स्टेशन को भी सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गुंडागर्दी है। बकायत हो वो अदा कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये कोई ऐसी काम नहीं है कि हम कानून अपने हाथ में लेंगे, जुल्म भी अपने हाथ में लेंगे। कितना सह लेंगे एक दुकानदार के पास देखिए, एक तो अपना घर वो चला रहा है और उनके पास 4 सेल्समैन 5 सेल्समैन, बिजली का फीस, टैक्स का फीस, तब वो भी तो यहीं बैठेंगे। सील करने से पहले कोई नोटिस दी गई? ना अगर वो दिखाएंगे सील किया हुआ या हमसे इन्फॉर्म किया, कुछ नहीं कि इनलीगल ये कोई कानून नहीं जवाजियत का है। यही गलत। अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जनाब ये ऐसे कदम नहीं उठना चाहिए किसी हालत में। ये तरीका नहीं, ये शराफत नहीं, ये कानून नहीं है, अखलाक नहीं है। कोई चीज कैसी चीज की जवाजियत देते किसी रिज़्क़ पर छापा मारे, इतना क्या हो गया। अभी आए वो ये मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने इनसे बात की तो उन्होंने कहा जनाब हमारा कानून भी अपना, पुलिस भी अपना, सब कुछ है, ठीक है, इनके पास है तो फिर ठीक है। जिला विकास परिषद सदस्य RS पुरा प्रोफेसर गारूराम भगत तथा BDC चेयरमैन तरसेम कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप के साथ गांव आगराचक से लेकर बिजली ग्रेड स्टेशन बडीला तक जाने वाली लिंक मार्ग पर तारकोल डालने का कार्य शुरू करवाया। जबकि इस मौके पर सरपंच बिन्नी शर्मा, सरपंच कांता शर्मा तथा पंचायत चेयरमैन मोहनलाल शर्मा, हरबंस चौधरी सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। को पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। तो मैं सबको यहाँ पे जितने भी हमारे चेयरमैन साहब आए हुए हैं, गारू भगत जी आए हुए हैं, बाकी जितने पंच जितने लोकल बॉडीज के मेंबर जितने भी हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं कि ये लिंक बनने से जो हमारे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा और 3-4 पंचायत जो इनके साथ मिलती जुलती हैं उनको भी काफ़ी इसका बेनिफिट हो। तो दोबारा से मैं DWD को भी मुबारकबाद देती हूँ कि आपने काम हमारा पूरा किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफ़ी चिर से पेंडिंग था, थोड़ा हो गया था, थोड़ा रह रहा था। इसकी अभी BDC चेयरमैन ने बताया कि 30 लाख की लागत है। इसका काम खत्म होने से हमारे बड़ियाल ब्राह्मणा देरी और सेंटर बड़ियाल में कम से कम 5 रोडें लिंक रोड हैं। उसके बाद एक कम से कम 60 लाख का काम है जो PWD की तरफ से
शुरू करवाया जाएगा। रेन सीजन की वजह से थोड़ा रुक गया था, तो बाकी थोड़ा उसमें ठेकेदार की भी प्रॉब्लम थी। तो मैं तो डीडीसी चेयरमैन साहब हम गए थे एक्शन साहब से, उन्होंने कहा कि विदिन 5-7 दिन में शुरू हो जाएगा। ये जो 2-4 दिन बारिश हुई उसकी वजह से रहा है, और बड़े जल्दी हम 2-4 दिनों में वहाँ वापस शुरू करा रहे हैं। जय हिंद। हम जहाँ ये लिंक जो है पावर स्टेशन से चलता आ रहा था और कुछ छूट गया था, तो आज इसका शुभारंभ हुआ है। मेरे साथ मेरे डीडीसी मेंबर प्रोफेसर घारूराम भगत जी, दोनों पंचायतों के बडियाल ब्राह्मणा और चक आगरा के सरपंच साहबान और बिला जी और जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं, तो मैं सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया है। ये 2-3 पंचायतों को ये लिंक है वो जोड़ता है, और ये बडियाल ब्राह्मणा से लेके चक आगरा तक ये लिंक बनेगा। और ये बड़ा एक अहम जो ये लिंक है, और तकरीबन 3-4 पंचायतों के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और ये काफ़ी पेंडिंग था ये काम, तो आज ये ब्लैक टॉपिंग होने से, ये पक्की रोड बनने से मैं समझता हूँ कि यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। और यहाँ हमारे बीच से हमारे माननीय डीडीसी चेयरमैन तरसेम शर्मा जी, हमारे यहाँ की सरपंच साहिबा कांता शर्मा जी, हमारे सरपंच जिन्नी शर्मा जी, हमारे बीच से आगरा से, और ये भी सरपंच हैं, और हमारे चौधरी साहब, और बाकी यहाँ आप देख रहे हैं सभी प्रोमिनेंट लोग यहाँ जमा हैं। इन सब को मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और पीडब्ल्यूडी महकमे का मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने इस काम को प्रायोरिटी पे किया। सीआरपीएफ की 79वीं बटालियन ने बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनवार श्रीनगर में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने चिकित्सा का लाभ उठाया, जहां उन्हें अपनी चिकित्सक जांच कराई और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की गई। जो आज हमारे यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, बेसिकली ये सिविक एक्शन प्रोग्राम हमारे होते हैं। तो सिविक एक्शन प्रोग्राम में हम जो है डिफरेंट जो है काम करते हैं, जिसमें कि ये मेडिकल कैंप है। और मेडिकल कैंप इससे पहले भी हमने करवाया था, और ये जो हो रहा है, ये हो रहा है श्रीनगर सेक्टर के सुपरविजन में। हमारे आईजी हैं मिस्टर अजय कुमार यादव साहब जो हैं, उनके सुपरविजन में कराया जा रहा है। और यहाँ पे श्रीनगर सेक्टर के अंदर 22 बटालियन है, तो 22 की 22 बटालियन को जो है अलग अलग एरिया दिया गया है। जैसे मेरा एरिया आ गया, सोनवार का इलाका आ गया, और आसपास के जो इलाके हो गए, तो यहाँ पे हमने मेडिकल कैंप करवाना है। तो इस मेडिकल कैंप में ये हमारा सेकंड मेडिकल कैंप है। इससे पहले भी हमने 1-1.5 महीने पहले मेडिकल कैंप करवाया था, और उसमें मेन मकसद तो हमारा यही है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जिनके लिए रहता है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे हमने करा है। एमडी हाजिनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल हाजिन में एक छात्र के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसे महाराष्ट्र में होने वाली राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। हाल ही में अनंतनाग में आयोजित अंतर जिला चैंपियनशिप में उन्हें मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। जी, मेरा नाम साहिल बिलाल खान है। मैं काठपुरा बाराबाद में रहता हूँ। मैं एमडी हाजिनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। जी, मेरा शौक बचपन से ही था, और मैंने डिस्ट्रिक्ट में खेला, और फिर वहाँ पर सिलेक्ट किया, और फिर अनंतनाग में खेला। मैंने 5 मैच खेले, और टोटल रन बनाए मैंने 213 रन। मैन ऑफ द सीरीज़। उसके बाद मैंने महाराष्ट्र जाना है। बहुत खुशी, बहुत अच्छा। पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ एमडी प्रिंसिपल और स्टाफ का, उन्होंने मुझको चुना, इस गेम में खेलने दिया। पीट सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने मुझे चुना इस गेम के लिए और मौका दिया। घर का सपोर्ट सब अच्छा है, बाप भी सपोर्ट करता है, भाई भी, सब अच्छे सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल तक। विराट कोहली। ये जो हमारा स्टूडेंट है साहिल बिलाल, ये 9वीं जमात का तालिब इल्म है, और इस स्कूल में ये बहुत पहले से पढ़ रहा है। क्योंकि जो हमारा स्कूल है ये बहुत सालों से काम कर रहा है फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो उसी कड़ी की एक कड़ी ये है कि
इस बच्चे ने आज एक्सेल कर दिखाया क्रिकेट में, और यहाँ से ये खेल के गया वहाँ बांडीपोरा में इंटर जोन खेला क्रिकेट में, और फिर वो वहाँ से सिलेक्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए। हमारे 3 बच्चे सिलेक्ट हो गए, और फिर उनका जो मैच था वो इंटर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में चले वो इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबले, और इंटर डिस्ट्रिक्ट में ये मैन ऑफ द सीरीज ये बच्चा ठहर गया, और इसको नेशनल के लिए सिलेक्ट किया गया है, नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट किया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे बच्चे जो MD हाजनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल है ये एक्सेल कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, और ख़ासकर ये स्कूल जो है ये जो प्रोफेसर मोहिद्दीन हाजनी मेमोरियल स्कूल ये है, जो एक बरसगीर के एक जाने माने मुफक्किर और एजुकेशनिस्ट गुजरे हैं। SDRF ने जागरूकता पैदा करने और प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारी के लिए विजगिट स्कूल अनंतनाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं एवं स्कूल स्टाफ ने भाग लिया। इस दौरान वक्ताओं ने प्राकृतिक और मानव प्रेरित दोनों आपदाओं के प्रबंधन पर प्रकाश डाला, और बताया गया कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार करना है। चीजों का सामना करना पड़ता है। मैं आप एक मिसाल बताऊंगा, मैं हर किसी की अगर बता रहा तो हमारे इलाके में ठीक है कुछ नहीं करना था, आउट ऑफ योर ओन इंटेलिजेंस यू डॉक्टर के पास लाए। We are conducting this special awareness program about this disaster response, and we are first grateful to Disaster Management SDRF Anantnag, who spared some time and came here to train our students about the disasters. Given the unpredictable nature of disasters, it imposes a responsibility on our educational institutions to train our students and to be well equipped during these disasters. And you can see that these disasters can strike at any point of time, and always pre-plan thing is the only response to tackle these disasters. Because when you pre-plan things, in case of disasters, the first casualty is common sense. When disasters strike, the common sense is gone. So you have to pre-plan things. There is no guarantee whether common sense will work or not in these critical situations, but pre-planning will always work. And the sole and whole purpose of conducting this awareness program among our students is to make them aware to pre-plan things. And for that we have this SDRF team here who are giving training to. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल POJ के शरणार्थी संगठन की ओर से आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 1947 से जब से वे शरणार्थी बने हैं और सभी सरकारों द्वारा उनके साथ हमेशा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है, और कहा कि किसी भी सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि अन्य वर्गों की तरह विस्थापितों को भी सभी लाभ दिए जाएं। कन्वीनर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल POJ के ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ 1965, 1947, 1965, 1971 कैंप नान के हम सब इकट्ठे होकर हमने सब ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई प्लेटफॉर्म बनाया है, ये वाला कन्फेडरेशन का। इसमें यह है कि आपको याद होगा कि 22 अक्टूबर 1947 वो इतिहास का काला दिन है, जबकि हमारे JNK स्टेट पे कबायलियों ने पाकिस्तान आर्मी ने उनको तैयार करके हमला कराया था। उसमें हमारे जो आजकल POJ के पास एरिया है, वहाँ पर रहने वाले हिंदू सिख हमारे जो थे, उसमें 45-50 हज़ार लोग हमारे मारे गए, उनका कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ, और उसके बाद वहाँ से पलट के विस्थापित होके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, UP, राजस्थान, बॉम्बे, महाराष्ट्र में जाके वहाँ पर वो उन्होंने शरण ली। आज की हालत ये है कि आज के बाद हम हर साल 22 अक्टूबर 1947 जो है उसकी याद में, शहीदों की याद में 22 अक्टूबर को हम एक श्रद्धांजलि दिवस मनाते हैं। इस बार भी सब हमने ये डिसाइड किया कि 76 साल हो गए हैं हम लोगों को विस्थापित हुए, लेकिन सरकारें जितनी भी आई उन्होंने हमारे साथ धोखा ही किया, हमें पूर्ण तरह रीसेटलमेंट नहीं की हमारी। इसके ऊपर इतना हुआ संघर्ष चल रहा है 76 सालों से कि 2014 में एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास से जब केस गया हमारा, पहले 1980 में गया था, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ,
फिर 2014 में जब हमने गवर्नमेंट इंडिया होम मिनिस्ट्री के जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट की बड़ी परमानेंट कमेटीज होती हैं, वहाँ पर जब हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने एक फाइनली हैरान होके कि ये इतना इशू इतनी देर पेंडिंग कैसे रहा, इतने लोगों के साथ नाइंसाफी कैसी हो रही है। उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट दी जिसको कि 183rd रिपोर्ट कहते हैं, 183 नंबर रिपोर्ट 22 दिसंबर 2014 को वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में टेबल हुई। सरकार के निर्देश पर चिकित्सा विभाग की ओर से उपजिला अस्पताल मेंढर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीडीसी मेंढर मियां बाजी फारूक, पीएमओ मेंढर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद अशफाक, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद जावेद, भाजपा नेता सतीश कुमार शर्मा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान चिकित्सा विभाग के डॉक्टर, कर्मचारी और उपमंडल मेंढर के सभी हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और लोगों को मुफ्त चिकित्सा जांच, दवा और अन्य बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस दौरान लोगों ने केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दिया। जो भी आदमी आता है दवाई यहाँ मिलती है, बहुत मरीज आए दवाई थैंक यू। आज अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलसीआर सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और इस सब की डायरेक्शन पे हमने यहाँ पे एक हेल्थ मेले का ऑर्गेनाइज किया। इसकी इनागुरेशन हमारे गुवाहाटी डीडीसी ने आज ही की रिपोर्ट काटा है। तो इसमें हम मेले में यहाँ के जो सब डिवीजन मेंढर की 3 तहसील है, यहाँ के तकरीबन 2 लाख के करीब लोग हैं, उनको प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो हम कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पे आज दे रहे हैं। उसके अंदर हमने डिफरेंट स्पेशलिस्टी के डॉक्टर्स बुलाए हुए हैं और वो डॉक्टर यहाँ पे लोगों को एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, अपने डिफरेंट तरह के जो टेस्ट हैं वो भी कर रहे हैं। वो फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ हो रहा है और ट्रीटमेंट यहाँ पे हमने मेडिसिन रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने यहाँ आप तशरीफ लाए, हमें ये टाइम दिया। तो मैं अपनी मरकजी सरकार से और यूटी सरकार का खासकर अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खासकर डीसी साहब हैं, सीएमओ साहब हैं, और यहाँ जो इन्होंने ये एक आयुष्मान हेल्थ मेला मुनक्किद किया है। ये इसमें लोगों का बहुत फ़ायदा होता है। जहाँ पर आवाम का फ़ायदा हो, जो काम सरकार की तरफ से किया जाए, उसके लिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। ये तो है ही अच्छा काम है, जान है तो जहान है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं तो समझता हूँ सबसे अच्छे प्रोग्राम, अच्छे काम, अच्छी मशीनरी, अच्छा सब कुछ सेहत के लिए होना चाहिए। यहाँ अस्पतालों में मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्टर्स वगैरह जो है अच्छे डॉक्टर होने चाहिए ताकि लोगों को सेहत के असूल जो सेहत के बारे में राहत मिल सके। पुंछ और यहाँ के सीएमओ पुंछ और बीएमओ मेंढर का हमारे साथ आज बीएमओ मेंढर हमारे डीडीसी मियां बाजी फारूक साहब, इन्होंने जो आज यहाँ पर मेले का उद्घाटन किया है, मैं इनका दोनों हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ बाजी साहब का और यहाँ के पूरे स्टाफ का, जितने मेडिकल का स्टाफ है यहाँ। आज देखें किस तरीका के साथ जो है आज मेला लगा है। लोगों गरीब गुरबा को लोगों को चेक किया जा रहा है, दवाइयाँ फ्री में दी जाती है। ये तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये स्कीमें थी कि यहाँ भी गरीब गुरबे लोग हैं, पहाड़ों के रहने वाले हैं, दूर दराज के लोग हैं, उनको आज से 70 साल पहले कोई सुविधा नहीं मिलती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और यूटी सरकार के अंदर आपने देखा होगा कि आज 5 लाख का कार्ड जो है हर एक मरीज जो बीमार होता है उसके जेब में पड़ा है। आज भी बीएमओ साहब ने कम से कम 4-5 हजार कार्ड जो है, आबा कार्ड जो जिसको कहते हैं गोल्डन कार्ड, वो यहाँ हॉस्पिटल से भी बना करके इशू किए हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। खास करके उस कार्ड की देखिए खासियत कितनी बड़ी है।
कोई गरीब भी किसी हॉस्पिटल में चले जाए और मेंढर हॉस्पिटल में आ जाए, खाली घर से एक चादर भी मत लाए आप, और बेड पर पहुंचेंगे, डॉक्टर वहां खड़े होंगे आपके पास, बीएमओ खड़ा होगा, पूरा स्टाफ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेगा। पहले एक पेशेंट आता था, कम से कम उसको सारा दिन ढूंढते में लग जाता था दवाइयां। आज हॉस्पिटल के अंदर से सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी यूटी सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और हमारे डायरेक्टर जो है डॉक्टर ने। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रक्षा अंद्राबी ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किराए का भुगतान किए बिना किराएदारों को अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति नहीं देंगे और बताया कि अधिकारी वक्फ संपत्तियों के किराएदारों को किराया भुगतान किए बिना अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति कभी नहीं देंगे। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा, वक्फ बोर्ड द्वारा सील की गई दुकानों ने संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उनका पट्टा भी वर्षों पहले समाप्त हो चुका है और अभी भी 9.50 लाख रुपए बकाया है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हुआ। 1.5 साल में हमने ये आपके जरिए से ही बता दिया, मीडिया के जरिए से भी, और खुद भी हम उस मार्केट में गए जहां आज आपने देखा 6 दुकानें हमने सील की है, जिनका 9,50,000 6 दुकानों का बकाया है। और आपको बताते चले, आपके जरिए से तमाम अवामुन्नास को ये मालूम होना चाहिए कि वो 6 दुकान हमारे इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं। कैसे? क्योंकि उनकी रेंट डीड कब की एक्सपायर हो चुकी है और उनका जो 500 का किराया होता था, आज की डेट में वो 5,000, अगर किसी का 700 था आज की डेट में वो 7,000, अगर किसी का 800 था आज की डेट में वो 8,000। अब हम लोगों से और आप पे ये सवाल छोड़ते हैं, बताते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। वक्फ मेरा असासा नहीं है, डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी का पर्सनल असासा नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है जो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है और इस पे तमाम की नजरें हैं। वो हमारा पॉश एरिया है, अगर वहां से हमें किराया नहीं मिलेगा तो वक्फ चलेगा कैसे? और अगर वो दुकानदार ये कहते हैं कि हमारा यहाँ पे काम दाम कुछ नहीं चल रहा है, तो मैं उन लोगों से, उन भाइयों से मौदबाना अपील करती हूँ कि अगर वाकई में उनको वो नुकसान देते हैं वो दुकान, वो आज वो उनको खाली कर दे, क्योंकि वो वाकई में उनका रेंट जो असेसमेंट है या रेंट डीड है वो खत्म हो चुका है। रियासी में जारी रामलीला में बुधवार रात्रि को संगीतमय तरीके से कोप भवन और राम बनवास का दृश्य मंचित किया गया। रानी ककई राजा दशरथ से अपने 2 वर के रूप में राम को बनवास देने की मांग करती है। राम को बनवास देने की बात सुनते ही राजा दशरथ अचेत हो जाते हैं। वहीं राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन के लिए चले जाते हैं का दृश्य प्रस्तुत किया गया। जो बात है खुलकर बता। आज महाराज ने राज्यसभा में रामचंद्र का युवराज बनने को घोषित किया है। बस यही बात थी, इसके लिए इतना सड़क सर पटक रही थी। तुझे तो
जीएमसी बारामूला में स्तन कैंसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित किया गया और इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के विभागों सहित जिले के विभिन्न विभागों से आए सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल और डीन जीएमसी बारामूला प्रोफेसर रूबी रेशी ने डॉक्टर निजार अहमद खान एचओडी मेडिसिन और अध्यक्ष शिक्षाविद और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर परवेज अहमद मसूदी की उपस्थिति में की। जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंसिडेंट्स आप देख रहे हो, सब जगह वर्ल्ड में नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर बढ़ रहे हैं। इसी तरह हमारे इंडिया में भी और सेम हमारी यूनियन टेरिटरी में भी अप्लाई होता है। ये कुछ एक तो फीमेल्स में हाई रिस्क कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफस्टाइल के रिलेटेड हैं, जैसे ओवरवेट होना, फिज़िकल इनएक्टिविटी हमारी बहुत कम है, या हम लेट मैरिजेज आजकल बहुत कॉमन है, एंड लेट चाइल्ड बर्थ्स है, एंड ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत कम हो रही है। सो इनका एक क्लोज कंट्रीब्यूशन है टू ईच अदर इन कॉजेशन। दूसरा, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो बहुत कम नंबर के लोग हैं मगर होता है, जिनको कोई फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग हो या जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हो, उनमें ज़्यादा टेंडेंसी हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर। ओवरऑल जो हमारा डेली लाइफ उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, डेली जो राइज हो रहा है कैंसर का, जो हम इस यूनियन टेरिटरी में भी देख रहे हैं। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिनेरियो है सेम इधर भी अप्लाई हो रहा है। तो एवरी ईयर हमें हाइक देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज जो हमारे जो डेली हैबिट्स एंड कुछ इश्यूज है सोशो कल्चरल, जो हमने एनवायरनमेंट्स बिल्ड किए हैं अपने, उनकी वजह से हम राइज देख रहे हैं कंटिन्यूअस। इंटर कॉलेज क्रिकेट मैच जीडीसी भदरवा में आयोजित किए जा रहे हैं, जहां चिनाब घाटी के 13 कॉलेज भाग ले रहे हैं। इस इतिहास में पहली बार है कि भदरवा में इस तरह का टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। ये मैच जम्मू यूनिवर्सिटी में खेले गए थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने इस टूर्नामेंट को 4 जोन यानी कि चिनाब घाटी, पीर पंजाल, जम्मू और कठुआ में बांटने का फैसला किया है। ये एक नॉकआउट मुकाबला होगा और प्रत्येक जोन के विजेता जम्मू विश्वविद्यालय में सेमीफाइनल खेलेंगे। तो अभी कुछ प्लेयर्स जो हैं जीडीसी किश्तवाड़ के मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि पहले जम्मू जाना पड़ता था, अब यहीं से जो इनका टूर्नामेंट होगा, अगर यहाँ से जीतकर जाएंगे तो सेमीफाइनल जिसे जम्मू में खेलेंगे। तो सर बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम माजिद वानी है। जी बताइए कैसा लग रहा है आपको, पहले जम्मू में होते थे अब यहीं आपके चिनाब वैली में टूर्नामेंट हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी हमें जो है सपोर्ट मिल रही है कि हम यहाँ पे आए अपना टैलेंट शो करें। अच्छा, तो क्या लगता है इन फ्यूचर भी आप समझते हैं कि यहीं पे होने चाहिए? जी सर बहुत अच्छी जगह है, अगर इसी को प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, तो ये आपका 5 दिन का यहाँ पर कैंप लगेगा, तो कैसी एकोमोडेशन है, आपको किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? नो सर, अभी तक तो हमें ठीक था, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हम कर रहे हैं यहाँ पे, सब मजा है, बिल्कुल अच्छा है। तो हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी आपको यहाँ पर? ठहरे कहाँ हैं आप? सर अभी हम यहाँ बाहर होटल में। अच्छा, तो जो आपका जो खर्चा वगैरह वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है? जी सर पूरा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, हमें किश्तवाड़ से गाड़ी वगैरह सब उनका ही है। जहाँ तक इस साल के टूर्नामेंट का सवाल है, पहले हमारे बच्चों को जम्मू जाना पड़ता था, अब ये डिसाइड हुआ, हमारे हायर अथॉरिटी से अप्रूवल भी आई है कि आज के बाद एक टूर्नामेंट्स भदरवा में हूँ। आज के इस टूर्नामेंट में 13 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। दूर दराज जैसे धर्माड़ी है, उधर अपना रियासी है, अपना छात्रों है, किश्तवाड़, काफ़ी इलाकों से बच्चे आ रहे। इससे बच्चों को आपसे फ्रेंडशिप रहेगी और भदरवा में समझ तो आने वाला टाइम है, भदरवा एक स्पोर्ट्स का हब बनने जा रहा है। Just to promote sports activity in the region, and Government Degree College Bhadarwa is doing pioneering job. It is taking the lead in promoting sports activity in the region, and I hope this encouragement to various teams of the region will continue, and this ground will be always at the disposal of the various teams of the region. First, prior to this tournament, teams had to go all the way to Jammu. Now they can play here, and we will provide them with accommodation. I hope these accommodation facilities will be improving from every year, so gradually and slowly. जोगी मोड़ी से टीसीपी सुनकोट तक सड़क कार्य का उद्घाटन आज नगर समिति सुनकोट के अध्यक्ष मुमताज अहमद चौधरी, उपाध्यक्ष संजय केसर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान सड़क निर्माण के लिए नाबार्ड योजना के तहत 3.37 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए प्रधान सचिव शैलेंद्र कुमार को धन्यवाद किया गया। ये सड़क सुनकोट के लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया। कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा।
सब स्टैंडर्ड काम हमें नहीं चाहिए। इससे पहले भी काफी पैसे यहाँ इस रोड पर खर्च हुए हैं, तो यही उम्मीद करते हैं कि एक्सीएल साहब की देखरेख में जो यहाँ जेई साहब हैं वो भी काफी विजनरी हैं, तो अच्छा काम लेंगे और हमारे जो एडब्ल्यू साहब हैं वो भी काम खुद ये देखरेख में रखेंगे और ये अच्छी तरीके से काम ये होगा। एज पर स्पेसिफिकेशन मतलब इसकी जितनी भी हमारे पास कटिंग है वार्डनिंग इसको करके तो इसको पाया तकमील पहुँचाएंगे आप। तो बीच में हर्डल्स भी आ रहे हैं इसमें, क्योंकि पीएचई की यूटिलिटी है उन्होंने मतलब रोड अलाइनमेंट में रखी है, उनको हमने नोटिस दिए हैं, अगर वो जल्दी उठा लेंगे तो अच्छी बात रहेगा। अगर डैमेज होगी तो इस पर हमारा कोई गिला नहीं होगा हमारी तरफ से, ठीक है नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, यही है, लोगों का ऑपरेशन चाहिए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी अरसे से हमारी ये जो जोगी मोड़ से चेक पोस्ट तक ये जो रोड है इसकी बहुत ही खस्ता हालत थी, तो बहुत सारे गड्ढे और बहुत मतलब यहाँ पे ट्रैफिक का चलना बहुत मुश्किल हो गया था। और हमारे चेयरमैन साहब की कोशिशों से और हमारी पूरी कौंसिल की कोशिशों की वजह से जो है आज ये हमारा काम जो है ये 3 करोड़ 37 लाख का जो है ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है और आज जो है वो काम शुरू होने जा रहा है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं।